तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने स्रोत है महाभारत अर्जुन का अवलोकन का एक अंश, और ये भगवद गीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक पर केंद्रित है। मिशन ये है कि इस एक श्लोक में जो गहराई है उसको समझें और देखें कि ये सदियों पुरानी बातें आज हमारे जीवन में कैसे मायने रखती हैं। बिल्कुल, ये श्लोक है तो युद्ध भूमि का, बज़ाहिर तो वैसा ही लगता है, लेकिन इसमें आप देखें तो मानवीय मनोविज्ञान और रणनीति की कई परतें हैं। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। मतलब अर्जुन सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कौन लड़ने आया है, वो उनके इरादों को, उनकी मंशा को समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो अवलोकन है, ये आज की उलझी हुई दुनिया में हमें क्या सिखा सकता है। पहले वो श्लोक सुन लेते हैं जैसा श्रोत में है। योत्स्यमाना नवेक्ष्याहम ये एते तत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रियचिकीर्षवः 23। जिसका सरल हिंदी में अर्थ है, मैं युद्ध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए उन लोगों का अवलोकन करना चाहता हूँ। मतलब अवरेक्षे, जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन को युद्ध में प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। प्रिय चिकीर्षवः। चलिए इसी को खोलते हैं थोड़ा। पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है अर्जुन की इच्छा, अवरेक्षे अहम, मैं अवलोकन करना चाहता हूँ। ये सिर्फ देखना नहीं है ना, इसमें कुछ गहराई है। हाँ, अवेक्षे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। ये सिर्फ पश्यामी नहीं है जिसका मतलब होता है देखता हूँ। इसमें एक निरीक्षण का भाव है, परीक्षण का, ध्यान से समझने की कोशिश है। अर्जुन केवल योद्धाओं की गिनती नहीं कर रहा, वो ये समझ रहा है कि ये लोग यहाँ क्यों हैं, उनके आने के पीछे का क्यों। ये एक सेनापति का आकलन तो है, लेकिन सिर्फ सैन्य शक्ति का नहीं, ये मनोवैज्ञानिक शक्ति का भी आकलन है। और वो किनका अवलोकन करना चाहता है? उन लोगों का जो धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धिर यानी दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र का साथ दे रहे हैं। यहां ये दुर्बुद्धि शब्द का इस्तेमाल ये भी काफी सोचने वाला है। क्या मतलब सिर्फ बुरे इरादे वाला या कुछ और? दुर्बुद्धि शब्द काफी गहरा है। ये सिर्फ दुष्टता या मॉरल करप्शन तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक तरह की विकृत सोच है, ऐसी बुद्धि जो सही गलत का फैसला न कर पाए, हठधर्मिता, गलत दिशा में लगी हुई बुद्धि। अर्जुन यहाँ दरअसल दुर्योधन के चरित्र और उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर एक सीधी टिप्पणी कर रहा है। वो कह रहा है कि दुर्योधन की सोच ही मतलब विकृत है और ये लोग उस विकृत सोच वाले व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। अच्छा, तो अर्जुन सिर्फ ये नहीं देख रहा कि सामने दुश्मन है, बल्कि वो ये समझ रहा है कि ये दुश्मन एक ऐसी ताकत का साथ दे रहे हैं जिसकी बुनियाद ही, आप कह रहे हैं, गलत सोच पर टिकी है। प्रिय चिकीर्षवः, यानी वो लोग जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, उसे खुश करना चाहते हैं। ये हिस्सा अर्जुन के अवलोकन को और भी पैना बना देता है, उसकी समझ को। हाँ, क्योंकि फिर सवाल उठता है क्यों ये योद्धा, जिनमें भीष्म और द्रोण जैसे महान लोग भी हैं, आखिर क्यों एक दुर्बुद्धि व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं? उनकी अपनी क्या मजबूरियां हो सकती हैं? क्या प्रेरणाएं हो सकती हैं? एग्जैक्टली, यही वो केंद्रीय सवाल है जिसे अर्जुन शायद भांपने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सिर्फ वफादारी है, या सिंहासन का डर, कहीं कोई व्यक्तिगत लाभ का लालच तो नहीं, या फिर क्या वो खुद भी दुर्योधन की तरह ही सोचते हैं, या शायद वो स्थिति की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहे। अर्जुन यहाँ मानवीय प्रेरणाओं के उस जटिल जाल को समझने की कोशिश कर रहा है। वो जानना चाहता है कि इन योद्धाओं को आखिर कौन सी चीज है जो दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ये तो कमाल की अंतर्दृष्टि है। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही अर्जुन विरोधी खेमे के मनोविज्ञान को डीकोड करने की कोशिश कर रहा है। यह बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के किसी भी संघर्ष में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सिर्फ बाहरी स्थिति को नहीं बल्कि उसमें शामिल लोगों के अंदरूनी इरादों को समझना कितना जरूरी है। स्रोत सामग्री भी इसी बात पर जोर देती है ना? हाँ, स्रोत का मुख्य सार यही है कि किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत या निर्णय या टकराव से पहले सामने वाले के प्रेरणाओं को समझना ये एक रणनीतिक बढ़त दे सकता है। ये सिर्फ बचाव के लिए नहीं है, बल्कि स्थिति को सही ढंग से संभालने के लिए भी जरूरी है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखें? मान लीजिए दफ्तर में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और एक सहकर्मी है जो लगातार आपके काम में कुछ ना कुछ अड़चन डाल रहा है। अब अगर हम सिर्फ उसके बाहरी व्यवहार को देखें तो शायद हमें गुस्सा आएगा, निराशा होगी। लेकिन अगर हम अर्जुन की तरह थोड़ा अवलोकन करें और समझें कि शायद वो
इनसिक्योर महसूस कर रहा है या उसे लगता है कि आपकी सफलता से उसे खतरा है, तो शायद हमारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। हम शायद सीधे टकराव के बजाय कोई और रास्ता निकालें या कम से कम उसके व्यवहार से व्यक्तिगत रूप से उतना आहत महसूस न करें। इसी तरह निजी रिश्तों में भी अगर कोई लगातार ऐसी बातें कर रहा है जो आपको ठेस पहुंचाती हैं, तो ये समझने की कोशिश करना कि क्या इसके पीछे सिर्फ आपको दुख देने का इरादा है या उनकी अपनी कोई कुंठा है, कोई असुरक्षा है, ये आपको स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकता है। मीठी बातें करते हैं लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं, या कई बार लोग कड़वे लगते हैं पर शायद उनका इरादा उतना बुरा ना हो। ये अवलोकन हमें इस फर्क को पहचानने में मदद करता है। बिल्कुल, ये जागरूकता हमें कई स्तरों पर सशक्त बनाती है। पहला, जैसा आपने कहा, ये हमें गुमराह होने से बचाती है। हम शब्दों के पीछे छिपे असली मकसद को भाप पाते हैं। दूसरा, ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करती है। अगर हमें अंदाजा है कि सामने वाले के इरादे शायद ठीक नहीं हैं, तो हम अचानक से चौंकने या आहत होने के बजाय सतर्क रहते हैं। और शायद इससे हमारी अपनी प्रतिक्रिया भी ज्यादा संतुलित हो जाती है ना? मतलब हम भावनाओं में बहकर तुरंत कोई जवाब देने के बजाय सोच समझकर कदम उठाते हैं। निश्चित रूप से ये हमें भावनात्मक स्थिरता देता है। जब हम समझते हैं कि किसी का व्यवहार उसकी अपनी दुर्बुद्धि या स्वार्थ से प्रेरित है, तो हम उसे व्यक्तिगत हमले के तौर पर कम लेते हैं। हमारी प्रतिक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ हो जाती है, कम भावनात्मक। हम स्थिति के नियंत्रण में ज्यादा रहते हैं, बजाय इसके कि स्थिति हम पर हावी हो जाए। लेकिन यहाँ एक संतुलन साधना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम हर किसी के इरादे पर शक करने लगे और बहुत ज्यादा संदेह या पैरानोया का शिकार हो जाएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्जुन अवलोकन कर रहा है, वो संदेह नहीं पाल रहा। अवलोकन का अर्थ है बिना किसी प्री जजमेंट के देखना और समझने की कोशिश करना, जबकि अत्यधिक संदेह का मतलब है हर किसी में बुराई ही देखना। ये समझ हमें अनावश्यक भय या शक के बिना सतर्क रहना सिखाती है। हमें आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन हर किसी को दुश्मन भी नहीं मान लेना है। ये एक तरह की विवेकपूर्ण जागरूकता है, माइंडफुल अवेयरनेस, ना कि अंधा शक। तो ये एक तरह की स्पष्टता लाने जैसा है, क्लैरिटी। हम न तो भोले बनकर धोखा खाते हैं और न ही शक्की बनकर अच्छे रिश्तों को खराब करते हैं। बिल्कुल, और यही संतुलित दृष्टिकोण हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। हम स्थिति का एक समग्र आकलन करते हैं, व्यक्ति का व्यवहार, उसके संभावित इरादे, आसपास की परिस्थितियां, और फिर अपनी प्रतिक्रिया या अगला कदम तय करते हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि किसी भी महत्वपूर्ण स्थिति में, चाहे वो कोई बातचीत हो, समझौता हो या टकराव, सामने वाले की मंशा को समझना ये एक बेहद जरूरी कदम है। ये सिर्फ बचाव का तरीका नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त है। बहुत खूब कहा। ये रणनीतिक इसलिए है क्योंकि इससे हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलती है। अगर आप जानते हैं कि सामने वाला किस इरादे से खेल रहा है, तो आप अपनी चालें उसी हिसाब से चल सकते हैं। जैसे शतरंज का खिलाड़ी होता है, वो सिर्फ अपनी चाल नहीं सोचता, वो लगातार ये समझने की कोशिश करता है कि उसका प्रतिद्वंदी क्या सोच रहा है, उसकी अगली चाल के पीछे का इरादा क्या है। सही, अर्जुन भी यहाँ यही कर रहा है। वो युद्ध भूमि में है, एक महाविनाश सामने खड़ा है। लड़ने से पहले वो समझ लेना चाहता है कि ये जो सामने खड़े हैं, इनकी असली प्रेरणा क्या है, ये किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। ये ज्ञान उसे युद्ध की रणनीति बनाने में मदद करेगा। और ये मनोवैज्ञानिक बढ़त इसलिए है क्योंकि जब हम सामने वाले के इरादों को समझ लेते हैं, तो इसका हमारी अपनी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और कम विचलित महसूस करते हैं। और यही ये प्राचीन ज्ञान आज की इस जटिल, भागदौड़ भरी दुनिया में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। आज के समय में तो सूचनाओं का अंबार है। लोगों के असली चेहरे और इरादे अक्सर छुपे रहते हैं। ऑनलाइन दुनिया ने इसे और भी जटिल बना दिया है। बिल्कुल, और ऐसे माहौल में दूसरों की प्रेरणाओं को समझने की क्षमता हमें भावनात्मक रूप से स्थिर रहने में मदद करती है। अगर हमें लगता है कि कोई ऑनलाइन ट्रोल है या कोई सहकर्मी हमें जानबूझकर उकसा रहा है, तो हम उसकी बातों में आने के बजाय शांत रह सकते हैं। हम सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं या प्रतिक्रिया न देने का फैसला भी कर सकते हैं। ये हमें आवेग में आकर कुछ गलत करने या कहने से बचाता है।
तो ये सिर्फ दूसरों को समझने की कला नहीं है, बल्कि खुद को संभालने और अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का भी एक तरीका है। निश्चित रूप से ये हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाता है और हमें ज्यादा विवेकपूर्ण और परिपक्व तरीके से जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। अर्जुन का ये अवलोकन उसकी अंदरूनी ताकत और स्पष्ट सोच का भी प्रतीक है एक तरह से। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो भगवद गीता का यह श्लोक अर्जुन का अपने विरोधियों का अवलोकन हमें सिखाता है कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों में दूसरों के इरादों को समझना कितना जरूरी है। ये एक रणनीतिक जरूरत भी है और एक मनोवैज्ञानिक कवच भी। बिल्कुल। और ये सबक सिर्फ युद्ध के मैदान या बड़े कॉरपोरेट टकरावों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में, परिवार में, दोस्तों के बीच, काम की जगह पर हर कहीं लागू होता है। ये मूल रूप से मानवीय स्वभाव को समझने की एक कुंजी है। सही कहा, ये सिर्फ विरोधियों को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति को समझने के बारे में है जिसके साथ हम बातचीत या व्यवहार करते हैं। उनकी प्रेरणाओं को जानना हमें उनके साथ अपने संबंधों को ज्यादा समझदारी से निभाने में मदद करता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल मन में आता है जो स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे जाता है, लेकिन इसी चर्चा की नींव पर खड़ा है। वो ये कि कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में इस अवलोकन की क्षमता को, इस विवेक को कैसे विकसित कर सकता है, और वो भी बिना ज्यादा शक्की या नकारात्मक बने। हम कैसे सतर्क रहें पर सिनिक ना बने। ये वाकई की गहरा सवाल है। मतलब कैसे हम इस सूक्ष्म दृष्टि को पहना करें, लेकिन अपनी सहजता और विश्वास करने की क्षमता को खोए बिना। हाँ, क्या इसमें आत्मनिरीक्षण की, मतलब अपने खुद के इरादों और प्रेरणाओं को समझने की कोई भूमिका है? क्या जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तो दूसरों के व्यवहार के पीछे के कारणों को भी ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमारे श्रोता खुद सोच विचार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है कि हम इस गहरी समझ को अपने जीवन में कैसे उतारें, ताकि हम दुनिया को ज्यादा स्पष्टता से देख सकें और साथ ही अपने मन का संतुलन भी बनाए रख सकें। बिल्कुल, दूसरों को समझने की यात्रा शायद कहीं न कहीं खुद को समझने से ही शुरू होती है, और ये समझ हमें न सिर्फ बाहरी दुनिया में सफल बनाती है, बल्कि शायद आंतरिक शांति की ओर भी ले जाती है। चलिए, आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है भगवद गीता के इस एक श्लोक पर हुई ये बातचीत हमारे श्रोताओं को सोचने के लिए कुछ नया देगी और शायद अपने आसपास की दुनिया और लोगों को देखने का एक नया नजरिया भी प्रदान करेगी।